टू सीधी शिक्षा मेडी सासा। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th फिजिक्स का 13 चैप्टर। चलिए तो 13 चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 13 चैप्टर के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि 13 चैप्टर हमारे पास अब हम लोग गैस के अणुगति सिद्धांत के बारे में हम लोग जानते हैं भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में जानते हैं। तो फिजिक्स के बारे में हम लोग क्लास जो आप लोगों का जो 9th के बेस पे आप लोग कुछ फिजिक्स को 9-10 के बेस में हम लोग कुछ चैप्टर का कंटेंट के हिसाब से पढ़ते थे, तीनों को मिक्स लेवल में पढ़ते थे, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी को तीनों को मिक्सिंग के बेस पे पढ़ते थे। अब यहाँ पर हम लोग गैसों के अणुगति सिद्धांत के बारे में जानेंगे चैप्टर नंबर 13 से, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें गैसों के अणुगतिक सिद्धांत क्या होता है, गैस एक दूसरे के पास एक दूसरे से किस तरीके से रहते हैं, एक दूसरे के पास किस तरीके से आते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे कि एक दूसरे से किस तरीके से अटैचमेंट रहते हैं, एक दूसरे के पास किस तरीके से संघनित होते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे हम लोग कि इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों को ये पता चलेगा कि गैसों में किस तरीके के क्रियाएं होती है, गैस एक दूसरे के पास किस तरीके से अटैचमेंट होता है, इनमें संघनन किस तरीके होता है, गैस एक दूसरे गैस में अणुओं की गति क्या होती है, अणुओं का गति किस प्रकार होता है, उनमें विभिन्नताएं क्या होती है, उनका सिद्धांत क्या होता है। इस चैप्टर के माध्यम से आप लोग जानोगे, क्योंकि गैस के आप लोगों का जो प्रवस्था होती है, जो पदार्थ हमारे पास जो प्रवस्थाएं होती है, प्रवस्थाएं क्या होती है, ठोस द्रव गैस के रूप में होती है हमारे पास। जब भी हम लोग प्रवस्था के बारे में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं, जब पदार्थ के प्रवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग ठोस के बारे में पढ़ते हैं, फिर किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, द्रव के बारे में पढ़ते हैं, फिर किसके बारे में पढ़ते हैं तो गैस के बारे में पढ़ते हैं भाई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठोस के रूप में जब हम लोग पढ़ते हैं, अगर द्रव की बात लेते हैं, पानी की बात लेते हैं, तो मान लेते हैं कि यह बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग ठोस के रूप में लेते हैं। द्रव में जब यह जल के रूप में हो जाता है तो इसको द्रव बोलते हैं, और जब यह वाष्प बन जाता है तो इसको हम लोग गैस के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जल का ही देखिए एक रूप में यहाँ पर H2O का है कितना यहाँ पर क्रियाएं होती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग ठोस के रूप में पढ़ेंगे, द्रव के रूप में पढ़ेंगे, गैस के रूप में, लेकिन गैस का अणुगतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर गैसीय अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि गैसों का अणुओं के सापेक्ष, अणुओं और परमाणुओं के सापेक्ष इनकी स्थिति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग 13 चैप्टर के माध्यम से ये एनालिसिस करने वाले हैं कि गैसों के अणुगति सिद्धांत क्या होती है, इसमें गैस किस अवस्था में रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, किस तरीके से गति करते हैं, किस तरीके से जाते हैं भाई, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए इसका हम लोग स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन के बेस पे हम लोग करते हैं। इंट्रोडक्शन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं। देखिए तो इंट्रोडक्शन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के माध्यम से हमारे पास ये चीज़ आता है भाई, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये आता है कि इंट्रोडक्शन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पहला इंट्रोडक्शन के बेस में देखते हैं गैसों की 3 अवस्थाएं होती है। गैसों की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। देखिए यहाँ से गैसों की 3 अवस्थाएं होती है भाई। देखिए गैस की यहाँ पर 3 अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव तथा गैस। क्या क्या होता है, पहला होता है आप लोगों का ठोस के रूप में होता है, दूसरा किसके रूप में होता है, गैस ठोस, दूसरा होता है आप लोगों के द्रव के रूप में होता है, दूसरा आपके किसके रूप में होता है भाई। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ठोस द्रव गैस के रूप में हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो एक आप लोगों के द्रव के रूप में होता है और एक होता है आप लोगों के गैस के रूप में होता है, ठोस द्रव गैस के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पर इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि गैस की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव और गैस के रूप में। इसको हम लोग 6, 7, 8 के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो गैसों की 3 अवस्थाएं की वजह से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। गैसों की जो 3 अवस्थाएं होती है वो ठोस के रूप में होती है, फिर द्रव के रूप में होती है, फिर किसके रूप में होती है, तो फिर गैस के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, तो गैस के रूप में होती है। तो एक ठोस के रूप में होती है, दूसरा द्रव के रूप में होती है, तीसरा किसके रूप में होती है, गैस के रूप में होती है। तो एक ठोस, एक द्रव और एक गैस के रूप में होती है। वायुमंडल में अनेक गैस है। हमारे जो वायुमंडल है एटमॉस्फेयर में, उसमें अनेक गैस हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास नाइट्रोजन के बेस पे है, ऑक्सीजन के बेस पे है, हाइड्रोजन के बेस पे है, हीलियम के बेस पे है, नियॉन के बेस पे है, ऑर्गन के बेस पे, विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ पर इस पर गैसें हैं, क्लियर। तो वायुमंडल में अनेक गैस हैं, इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि वायुमंडल में अनेक गैस हैं। गैसों का हमारे दैनिक जीवन में, गैसों का देखिए, गैसों का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। गैसों का हमारे दैनिक जीवन में
किसमें? दैनिक जीवन में। गैसों का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। अत्यधिक क्या है? महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ को पढ़ रहे हैं कि गैसों की, ठीक है, गैसों की 3 अवस्थाएं, मतलब यहाँ पर हम लोग जो पदार्थ होती है, जो गैस की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस होती है, द्रव होती है और क्या होती है? गैस होती है। तो इस स्थिति में पदार्थ के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो वायुमंडल में अनेक गैस होती है। वायुमंडल में क्या होती है? अनेक गैस होती है। गैसों का हमारे दैनिक जीवन में, क्लियर, गैसों का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। इनके गुणों की व्याख्या हेतु, इनके गुणों की व्याख्या होती है। अब इनके गुणों की व्याख्या हेतु, क्लियर, इनके गुणों की व्याख्या हेतु, इनके गुणों की क्या होती है? व्याख्या हेतु, इनके गुणों की व्याख्या हेतु अनेक वैज्ञानिकों ने नियम दिए हैं। अनेक, बहुत सारे हमारे पास जितने भौतिक शास्त्री हैं, ठीक है, वो सारे भौतिक शास्त्री हमारे पास क्या दिए गए हैं? नियम दिए गए हैं। तो इनके गुणों की व्याख्या हेतु अनेक वैज्ञानिकों ने विभिन्न नियम दिए हैं। इनके गुणों की व्याख्या हेतु अनेक वैज्ञानिकों ने क्या दिए हैं? विभिन्न प्रकार के हमारे पास क्या दिए गए हैं? नियम दिए हैं। ठीक है, तो इसके नियम दिए गए हैं, इस चीज़ को बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ पढ़ें कि गैस की 3 अवस्थाएं होती है। ठोस, द्रव, गैस के रूप में होती है। गैस का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोगी होती है। गैस से संबंधित बहुत सारे नियम हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं। तो सन 1661 में, सन 1661 में, सन 1661 में बायल ने, ठीक है, एक नियम की खोज की जिसे उसके नाम से जाना जाता है, जिसे उसके नाम से जाना जाता है, बॉयल का नियम। और न्यूटन एवं अन्य वैज्ञानिकों ने भी गैसों के व्यवहार को यह मानकर समझाने की चेष्टा की कि गैस अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से बनी होती है। तो सर्वप्रथम हमारे पास कौन नियम दिया था भाई? सर्वप्रथम हमारे पास ये दिया था सन 1661 में, ठीक है, सन 1661 में बायल ने एक नियम दिया था। बायल ने एक अणुगति सिद्धांत का नियम दिया था। एक अणुगति सिद्धांत का नियम दिया था। एक अणुगति सिद्धांत दिया था। सन 1661 में बायल ने एक अणुगति सिद्धांत दिया था, जिसे बायल का अणुगति सिद्धांत कहते हैं, जिसे बायल का नियम कहते हैं, जिसे बायल का अणुगति सिद्धांत कहते हैं। अणुगति, जिसे बायल का अणुगति सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि गैस की 3 अवस्थाएं होती है। गैस की कितनी अवस्थाएं होती है? तो गैस की 3 अवस्थाएं होती है। गैस की कितनी अवस्थाएं होती है? तो गैस की 3 अवस्थाएं होती है। एक ठोस होती है, एक द्रव होती है, एक गैस होती है। एक गैस होती है, एक द्रव होती है, एक क्या होती है? ठोस होती है। तो गैस की 3 अवस्थाएं होती है। गैस की 3 अवस्थाएं होती है। एक ठोस के माध्यम से होती है, एक द्रव के माध्यम से होती है, एक गैस के माध्यम से होती है। तो गैस की 3 अवस्थाएं होती है, एक ठोस के माध्यम से, एक द्रव के माध्यम से, एक गैस के माध्यम से। वायुमंडल में अनेक गैसें हैं। गैसों का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। इनके गुणों की व्याख्या हेतु अनेक वैज्ञानिकों ने विभिन्न नियम दिए थे। सन 1661 में बॉयल ने एक नियम की खोज की, जिसे उनके नाम से जाना गया, बॉयल का नियम के नाम से जाना गया। तो बॉयल, न्यूटन एवं अन्य वैज्ञानिकों ने भी गैसों के व्यवहार को यह मानकर समझाने की चेष्टा की कि गैसें अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से बनी होती है। जो गैस होती है वह अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से क्या होती है? बनी होती है। तो ठोस के रूप में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, द्रव के रूप में देख सकते हैं, गैस के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि बॉयल का नियम क्या था? बॉयल ने कब नियम दिया था? तो सन 1661 में दिया था। सन 1661 में बॉयल ने एक अणुगति का सिद्धांत दिया था, जिसे बॉयल का अणुगति सिद्धांत कहते हैं। तो इस बीच में यहाँ पर ये चीज़ बोला जा रहा है कि जो गैसें होती है भाई, जो यहाँ पर गैसें होती है, जो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? गैसें होती है, वह अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय, अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय, अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से बनी होती है। कणों से बनी होती है। अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से बनी होती है। ठीक है, यह अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से मिल करके क्या होती है? बनी होती है। जिसके अंतर्गत में आप लोग ये चीज़ को जानते हैं कि भाई ये जो अणु होती है, अणु वह छोटे छोटे इस तरीके से परमाणुओं से मिल करके क्या होती है? बनी होती है। छोटे छोटे इस तरीके से परमाणुओं से मिल करके क्या होती है? बनी होती है। इस तरीके से छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके क्या होती है? बनी होती है। ये आप लोगों के परमाणुओं के बेस पे हो गया।
ये आप लोग क्या हो गया, परमाणुओं के बेस हो गया। तो अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं। अब इस परमाणु का केंद्रीय भाग में क्या होता है उस चीज़ को तो आप जानते ही हैं भली भांति भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला ही गया है कि बायल, न्यूटन एवं अन्य वैज्ञानिकों ने गैसों के व्यवहार को यह मानकर समझाने की चेष्टा की कि गैसें अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से मिलकर के बनी होती है। गैसें अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। बायल, न्यूटन एवं अन्य वैज्ञानिकों ने गैसों के व्यवहार को यह मानकर समझाने की चेष्टा की कि गैसें अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से मिलकर के बनी होती है। अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। तो सन 1661 में बॉयल ने एक गणुगति सिद्धांत दिया जिसे बॉयल गणुगति सिद्धांत कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से यह बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अणु के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख लिए। अणु और परमाणु के बेस से जब हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आता है, अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं और अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं, जो कि दिखाई नहीं देती है। हम केवल उसका क्या कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। तो उसी के वजह से हमारे पास ये दिया गया था कि गैस की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। वायुमंडल में अनेक गैस हैं। गैसों का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। इनके गुणों की व्याख्या हेतु अनेक वैज्ञानिकों ने विभिन्न नियम दिए हैं। सन 1661 में बॉयल ने एक नियम की खोज की जिसे उनके नाम से जाना गया। बॉयल, न्यूटन एवं अन्य वैज्ञानिकों ने गैसों के व्यवहार को यह मानकर समझाने की चेष्टा की कि गैसें अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से क्या होती है, बनी होती है। तो सूक्ष्म परमाणुीय कणों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। क्लियर, चलिए द्रव्य की आणविक प्रकृति क्या होती है इस चीज़ के बारे में हम लोग अब जानते हैं। हमारे सेकंड कंटेंट के बेस से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि द्रव्य की आणविक प्रकृति क्या होती है। दूसरा क्या होती है, द्रव्य की आणविक प्रकृति के बारे में हम लोग जानते हैं कि द्रव्य की आणविक प्रकृति किस तरीके से होती है, यह किसके माध्यम से होती है, इस माध्यम के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि द्रव्य की जो प्रकृति होती है वह आणविक द्रव्य की प्रकृति होती है। एक कण की भांति व्यवहार करती है, दूसरा की भांति व्यवहार करती है, द्रव्यमान की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। तो उसी के बेस पे है यहाँ पर कि द्रव्य की आणविक प्रकृति, द्रव्य की आणविक प्रकृति के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ से भाई। द्रव्य की आणविक प्रकृति, द्रव्य की आणविक प्रकृति के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। चलिए द्रव्य की आणविक प्रकृति क्या होती है इस वजह से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि द्रव्य की आणविक प्रकृति किस माध्यम से चल के आती है। इसके वजह से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि द्रव्य की जो आणविक प्रकृति होती है वो किस माध्यम से होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है कि यहाँ पर जो हमारे पास द्रव्य की प्रकृति की वजह से जो होती है भाई उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि भारत में कणाद ऋषि के द्वारा, भारत में हमारे जो जिस देश में हम लोग यहाँ पर रहते हैं भारत में कणाद ऋषि के द्वारा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि है, बहुत ही विख्यात ऋषि है, ठीक है। भारत में कणाद ऋषि के द्वारा यह बताया गया था, भारत में कणाद ऋषि के द्वारा यह बताया गया कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोई भी पदार्थ सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के बना होता है। कोई भी पदार्थ की हम लोग बात करते हैं भाई, किसी की बात करते हैं, पदार्थ की बात करते हैं, वह सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के बना होता है। वह किससे मिलकर के बना होता है, सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के बना होता है, सूक्ष्म इकाइयों से। सूक्ष्म इकाइयों से मिल करके क्या होता है, बना होता है भाई। क्लियर, ये सूक्ष्म इकाइयों से मिल करके बना होता है। उसी चीज़ को बताया जा रहा है कि भारत में कणाद ऋषि के द्वारा यह बताया गया कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्मतम इकाइयों से मिल करके बना होता है या सूक्ष्मतम कणों से मिल करके क्या होता है, बना होता है। तो भारत में कणाद ऋषि के द्वारा, यहाँ पर इसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भारत में कणाद ऋषि के द्वारा यह बताया गया कि कोई भी पदार्थ चाहे कोई भी पदार्थ वह सूक्ष्म इकाइयों से मिल करके क्या होता है, बना होता है। वह सूक्ष्म इकाइयों से मिल करके क्या होता है, बना होता है, ठीक है। कोई भी सूक्ष्म इकाइयों से मिल करके बना होता है। इन इकाइयों को कण का नाम दिया गया। अब इन इकाइयों को हम लोग किसका नाम दिए, कण का नाम दिए गए। इस इकाई को किसका नाम दिया गया, कण का नाम दिया गया। इस इकाई को हम लोगों ने किसका नाम दिया, तो कण का नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत के जो हमारे प्राचीन ऋषि होते हैं कणाद, इन्होंने अपने नियम के अनुसार पर ये नियम दिया गया कि कोई भी पदार्थ होता है वह सूक्ष्मतम कणों से मिलकर, वह सूक्ष्मतम इकाइयों से मिल करके बना होता है, इकाई के बेस पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कण कहते हैं,
जिसको हम लोग किसका नाम दिए, कण का नाम दिए। इसको कणाद ने क्या का नाम दिया, कण का नाम दिया। ठीक है, यूनान के डेमोक्रिटस द्वारा भी यही सुझाव दिया गया। यूनान के वैज्ञानिक जितने भी होते हैं, जैसे यूनान के वैज्ञानिक कौन है, थेल्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो उन्हीं के यहाँ अनुसार यहाँ पर इन इकाइयों को कण का नाम दिया गया। अब कणाद ऋषि ने, तो भारत के जो ऋषि थे, उन्होंने ये सूक्ष्मतम इकाइयों का नाम तो कण दे दिया गया। ठीक है, कण माना गया उस चीज़ को। अब यूनान के डेमोक्रिटस द्वारा भी यही सुझाव दिया गया। अब यूनान के जो हमारे पास डेमोक्रिटस हैं, यूनान के हमारे पास क्या है, जो डेमोक्रिटस जो सुझाव देने वाले हैं, अनुभवी, ठीक है, ये डेमोक्रिटस, ठीक है, भी के द्वारा भी यही सुझाव दिया गया था। के द्वारा भी क्या सुझाव दिया गया था, यही सुझाव दिया गया था कि हाँ, कि जो भी आप लोगों के पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्मतम इकाइयों से मिल करके बने होते हैं। जो भी पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्मतम इकाइयों से मिल करके क्या होते हैं, बने होते हैं। इस तरीके से सूक्ष्मतम इकाइयों से मिल करके क्या होते हैं, इस तरीके से सूक्ष्मतम इकाइयों से मिल करके सूक्ष्मतम इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर भारत में कणाद ऋषि के द्वारा यह बताया गया कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। इन इकाइयों को कण का नाम दिया गया। इन इकाइयों को किसका नाम दिया गया, कण का नाम दिया गया। इन इकाइयों को किसका नाम दिया गया, कण का नाम दिया गया। यूनान के डेमोक्रिटस द्वारा भी यही सुझाव दिया गया था। यूनान के डेमोक्रिटस द्वारा भी यही सुझाव दिया गया था। प्रायः वैज्ञानिक आणविक सिद्धांत की खोज का श्रेय, प्रायः वैज्ञानिक ने आणविक सिद्धांत की खोज का श्रेय, प्रायः वैज्ञानिकों द्वारा जो हमारे पास आणविक सिद्धांत की जो खोज का श्रेय है, आणविक सिद्धांत की जो खोज का श्रेय, आणविक सिद्धांत की खोज का श्रेय डाल्टन पे दिया जाता है। द्रव्य प्रकृति आणविक, ठीक है। तो यहाँ पर आणविक सिद्धांत की, किसकी, आणविक सिद्धांत की, आणविक सिद्धांत, आणविक सिद्धांत, आणविक सिद्धांत की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, डाल्टन को दिया जाता है। इसका श्रेय हमारे डाल्टन भाई साहब को दिया जाता है, जॉन डाल्टन। किसको दिया जाता है, तो जॉन डाल्टन के बेस पे दिया जाता है। ठीक है, तो प्रायः वैज्ञानिकों का आणविक सिद्धांत, प्रायः वैज्ञानिकों को क्या सिद्धांत, आणविक सिद्धांत जो होता है भाई, प्रायः वैज्ञानिकों का क्या होता है, जो आणविक सिद्धांत होता है। प्रायः वैज्ञानिकों का जो आणविक सिद्धांत का जो खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो डाल्टन को देते हैं। वो किसको दिया जाता है, डाल्टन को दिया जाता है। 20वीं शताब्दी के महान, 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक, 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन द्वारा, रिचर्ड फेनमैन द्वारा 20वीं शताब्दी के, अब यहाँ पर हम लोग पहुँच गए 20वीं शताब्दी। कहाँ पर पहुँच गए भाई, 20वीं शताब्दी पर पहुँच गए। यहाँ पर 20वीं शताब्दी पर पहुँच गए हम लोग। कहाँ पर पहुँच गए, 20वीं शताब्दी पर पहुँच गए। तो 20वीं शताब्दी के जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं, 20वीं शताब्दी के जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं, क्लियर, 20वीं शताब्दी के जो हमारे महान क्या है, वैज्ञानिक हैं, हमारे महान वैज्ञानिक हैं, क्या है, रिचर्ड फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन की खोज के अनुसार, रिचर्ड फेनमैन की खोज के अनुसार, रिचर्ड की फेनमैन की खोज के अनुसार द्रव्य परमाणुओं से बना होता है। किससे बना होता है भाई, द्रव्य परमाणुओं से बना होता है। कि जो यहाँ पर होता है वह किससे बना होता है, द्रव्य परमाणुओं से मिल करके बना होता है, द्रव्य परमाणुओं से। ठीक है, किससे मिल करके बना होता है, द्रव्य परमाणुओं से मिल करके क्या होता है, बना होता है। द्रव्य परमाणुओं से मिल करके क्या होता है, बना होता है भाई। यह किससे मिल करके बना होता है, तो यह द्रव्य परमाणुओं से मिल करके क्या होता है, बना होता है। किससे मिल करके बना होता है, आप लोग पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, यह द्रव्य परमाणुओं से मिल करके क्या होता है, बना होता है। ये 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के बेस पे था। ठीक है, कि यहाँ पर जब हम लोग द्रव्य की आणविक प्रकृति के बारे में जानते हैं कि भारत में कणाद ऋषि के द्वारा यह बताया गया कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्म इकाइयों से मिल करके बना होता है। कोई भी पदार्थ किससे मिल करके बना होता है, तो कोई भी पदार्थ
सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के बना होता है। भारत में कणाद ऋषि के द्वारा यह बताया गया कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। इन इकाइयों को कण का नाम दिया गया। इन इकाइयों को किसका नाम दिया गया? कण का नाम दिया गया। यूनान के डेमोक्रिटस द्वारा भी यही सुझाव दिया गया था। यूनान के डेमोक्रिटस द्वारा भी यही सुझाव दिया गया था कि प्रायः वैज्ञानिक आणविक सिद्धांत की खोज का श्रेय डाल्टन को देते हैं। 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक रिचर्ड फीनमेन की खोज के अनुसार द्रव्य परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? तो वह द्रव्य परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो भारत में कणाद ऋषि के द्वारा यह बताया गया कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। इन इकाइयों को कण का नाम दिया गया। इन इकाइयों को किसका नाम दिया गया? कण का नाम दिया गया। यूनान के डेमोक्रिटस द्वारा भी यही सुझाव दिया गया था कि प्रायः वैज्ञानिक आणविक के सिद्धांत की खोज का श्रेय डाल्टन को देते हैं। 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक रिचर्ड फीनमेन की खोज के अनुसार द्रव्य परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जो भी हमारे द्रव्य होते हैं वह परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। परमाणु छोटे जिस तरीके से छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बने, तो परमाणु का केंद्रीय भाग में द्रव्य नाभिक होता है और नाभिक में 2 पार्टिकल्स आपके पास मौजूद होते हैं। नाभिक में एक न्यूट्रॉन के बेस में होता है, दूसरा प्रोटॉन के बेस में होता है। प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन आपका अनावेशित होता है। क्लियर? तो वहाँ पर नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन आप लोगों के ऋण आवेशित होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप लोगों को क्या होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। तो द्रव्य की आणविक प्रकृति के अनुसार हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि भारत में कणाद ऋषि के द्वारा यह बताया गया कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के बना होता है। इन इकाइयों को कण का नाम दिया गया। यूनान के डेमोक्रिटस द्वारा भी यही सुझाव दिया गया था कि प्रायः वैज्ञानिक आणविक सिद्धांत की खोज का श्रेय डाल्टन को देते हैं। 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक रिचर्ड फीनमेन की खोज के अनुसार द्रव्य परमाणुओं से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। तो यह द्रव्य की आणविक प्रकृति के अनुसार होता है। जब भारत में कणाद ऋषि के द्वारा यह बताया गया कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं, इन इकाइयों को कण का नाम दिया गया। यूनान के डेमोक्रिटस द्वारा भी यही सुझाव दिया गया कि प्रायः वैज्ञानिक आणविक सिद्धांत की खोज का श्रेय डाल्टन को देते हैं। 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक रिचर्ड फीनमेन की खोज के अनुसार द्रव्य परमाणुओं से मिलकर के क्या होते हैं? बने होते हैं। आगे देखते हैं आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जॉन डाल्टन ने किसका प्रतिपादन किया था? आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था यहाँ पर। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने हम लोगों का जो आणविक गति सिद्धांत के बेस पे हमारे पास जो आया था, आणविक के बेस पे। ठीक है, किसके बेस पे? जो आणविक के बेस पे हमारे पास। क्लियर? आणविक के बेस पे। तो आणविक सिद्धांत के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसके बेस पे जा रहे हैं? आणविक गति के सिद्धांत के अनुसार के बेस पे जा रहे हैं। तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका प्रतिपादन किया था? तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भाई किसका प्रतिपादन किया था? तो आणविक सिद्धांत का हमारे पास क्या किया गया था? प्रतिपादन किया गया था। तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु सर्वसम होते हैं, मतलब समान होते हैं। आज जैसे कि सर्वांग सम आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े थे ना क्लास 9-10 के बेस में, उसी प्रकार आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। किसका प्रतिपादन किया गया? आणविक सिद्धांत का। तो यहाँ पर देखिए, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। किसका प्रतिपादन किया गया? तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार आपके इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के बेस से। ठीक है भाई, इस तत्व के बेस से इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु सर्वसम होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? सर्वसम होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं भाई? सर्वसम होते हैं। क्या होते हैं? तो सर्वसम होते हैं, मतलब समान होते हैं। सर्वसम होते हैं भाई। क्या होते हैं? सर्वसम होते हैं। क्या होते हैं? बोलने से ही आप लोगों के सर्वसम होते हैं। ठीक है, तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु सर्वसम होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु सर्वसम होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु सर्वसम होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। मतलब एक ही तत्व के सभी परमाणु सर्वसम होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? सर्वसम होते हैं। एक ही तत्व के यहाँ से जो परमाणु होते हैं वो आप लोगों को क्या होते हैं?
जो परमाणु होते हैं वो आप लोगों के यहाँ से सर्वसम होते हैं, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणु, लेकिन यहाँ से अगर बातचीत किया जाए दूसरे तत्व की, अगर बातचीत किया जाए दूसरे तत्व की, यहाँ से अगर बात करें हम लोग दूसरे तत्व की, अगर यहाँ से बात किया जाए दूसरे तत्व की, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, दूसरे तत्व की बात करते हैं, तो दूसरे तत्व के परमाणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। दूसरे तत्व के परमाणुओं से ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। दूसरे तत्व के परमाणुओं से, दूसरे तत्वों के ये परमाणुओं से, दूसरे तत्व के परमाणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं भाई, ठीक है, ये होते हैं आप लोगों के भिन्न। दूसरे तत्व के परमाणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इस चीज़ के हिसाब से आप लोग यहाँ से जान सकते हो कि आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन के वजह से हमारे पास आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु सर्वसम होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, सर्वसम होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, सर्वसम होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, सर्वसम होते हैं, सर्वसम होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इस समय परमाणु को पदार्थ की अविभाज्य इकाई माना जाता है। इस समय यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ देखते हैं तो इस समय करंट में, इस समय जो होती है आप लोगों के परमाणु को, इस समय परमाणु जो होती है भाई, इस समय जो आप लोगों की क्या होती है, परमाणु जो होती है, इस समय आप लोगों की जो क्या होती है, परमाणु जो होती है, उस पदार्थ को अविभाज्य माना जाता है। उस परमाणु को क्या माना जाता है, तो उस परमाणु को अविभाज्य माना जाता है। इस परमाणुओं को यहाँ पर क्या माना जाता है, तो इसको हमारे पास अविभाज्य माना जाता है, मतलब इसको विभाज्य नहीं किया जा सकता, अविभाज्य माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, अविभाज्य माना जाता है, मतलब इसको हम लोग विभाज्य नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को यहाँ पर माना गया है कि इस समय परमाणु को पदार्थ की अविभाज्य इकाई माना जाता था। अविभाज्य इकाई माना जाता था। अविभाज्य इकाई क्या किया जाता था, माना जाता था। अविभाज्य इकाई माना जाता था। किंतु अब हम जानते हैं कि, किंतु अब यहाँ पर कालांतर में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, किंतु अब हम लोग करंट की स्थिति में, करंट के सिचुएशन में हम लोग ये चीज़ जानते हैं भाई कि यदि आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन तो उसने कर दिया था, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग ये चीज़ देखें कि एक ही तत्व के जो सभी परमाणु होते हैं वो सर्वसम होते हैं। एक ही तत्व के जो परमाणु रहेगा तो बराबर रहेगा भाई, आप एक ही प्रकार की क्वालिटी का रहेगा तो उसके समान ही रहेगा, लेकिन अलग अलग तत्व का परमाणु रहेगा तो अलग अलग लेवल में रहेगा ना। तो उसी के वजह से यहाँ पर कि किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इस समय परमाणु को पदार्थ की अविभाज्य इकाई माना जाता था। इस समय परमाणुओं के पदार्थ को अविभाज्य इकाई माना जाता था, किंतु हम जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य या मूल कण नहीं होते हैं। परमाणु जो होते हैं वह अविभाज्य या मूल कण नहीं होते हैं, परंतु परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पर जो परमाणु होते हैं भाई वह या तो मूल कण नहीं होते हैं, इसको हम लोग मूल कण नहीं मान सकते। इस चीज़ को हम लोग मूल कण नहीं मान सकते। इस चीज़ को हम लोग मूल कण नहीं मान सकते। अपितु जो परमाणु होता है भाई, अपितु जो आप लोगों के पास परमाणु होता है वह परमाणु तीन चीज़ों से मिल करके बना होता है भाई। वो जो परमाणु होता है भाई वह यहाँ पर आप लोगों के पहला किससे मिल करके बना होता है, प्रोटॉन। पहला किससे मिल करके बना होता है, तो प्रोटॉन। पहला किससे मिल करके बना होता है, तो ये आपका प्रोटॉन से मिल करके बना होता है। और जब दूसरा चीज़ होता है तो दूसरा हमारे पास ये चीज़, ये आप लोगों का न्यूट्रॉन। ये किससे मिल करके बना होता है भाई, न्यूट्रॉन के बेस से मिल करके बना होता है। ये किससे मिल करके बना होता है, तो दूसरा होता है न्यूट्रॉन। और जब तीसरा की बात करते हैं भाई, तीसरा हमारे पास जो होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन। तीसरा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जो तीसरा चीज़ होता है हमारे पास, पार्टिकल्स जो होते हैं वो होता है हमारे पास क्या होता है भाई, वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। इतने चीज़ों से मिल करके बना होता है ये हमारा परमाणु भाई साहब, ठीक है। ये परमाणु भाई साहब इतने से मिल करके बना होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि इस समय परमाणु को पदार्थ की अविभाज्य इकाई माना जाता था। इस समय परमाणु को पदार्थ की अविभाज्य इकाई माना जाता था। इस समय परमाणु को पदार्थ की अविभाज्य इकाई माना जाता था, किंतु अब हम जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य या मूल कण नहीं होते हैं। अब हम लोग यह जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य या मूल कण नहीं होते हैं, परंतु
परंतु यहाँ पर जो परमाणु होते हैं, परंतु यहाँ पर क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जो परमाणु होते हैं भाई वह किससे, प्रोटॉन से और किससे, इलेक्ट्रॉन से। जो परमाणु होते हैं भाई वह प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और किससे भाई, न्यूट्रॉन से मिल करके क्या होते हैं, बने होते हैं। मिल करके क्या होते हैं भाई, बने होते हैं। मिल करके क्या करते हैं भाई, बने होते हैं। तो यहाँ पर परमाणु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो जो परमाणु होते हैं वह अविभाज्य या मूल कण नहीं होते हैं, परंतु परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से मिल करके बने होते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं, बने होते हैं। तो यह कार्क द्रव्य की अंतिम स्थिति के बेस होता है। तो यह कार्क द्रव्य का अंतिम कण नहीं हो, इस दिशा में किसी प्राथमिक कण की खोज जारी होती है। इस दिशा में प्राथमिक कण की क्या होती है, जो भी होती है वो खोज क्या होती है भाई, जारी होती है। इस कण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु सर्वसम होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। इस समय परमाणु को पदार्थ के अविभाज्य इकाई माना जाता था, किंतु अब हम जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य या मूल कण नहीं होते हैं, बल्कि परमाणु प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से तथा न्यूट्रॉन से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। हो सकता है कि कार्क द्रव्य का अंतिम कण ना हो। इस स्थिति में किसी प्राथमिक कण की खोज क्या होती है, जारी होती है। किसी प्राथमिक कण की खोज क्या होती है, जारी होती है। तो इस बीच में हम लोग ये चीज देखते हैं कि आणविक सिद्धांत तत्व सर्वसम परमाणु के बेस पे होती है, जो कि दूसरे तत्वों के परमाणु से क्या होती है, भिन्न होती है। तो परमाणु को हम लोग यहाँ पर अविभाज्य के रूप में मानते हैं। यहाँ पर ये मान नहीं सकते हैं कि परमाणु जो होता है वो मूल कण के रूप में होता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्थिति आती है कि जो परमाणु होती है भाई वह प्रोटॉन धन आवेशित से, न्यूट्रॉन जो कि हमारे पास क्या होती है, अनावेशित होती है। न्यूट्रॉन क्या होती है भाई, हमारे पास क्या होती है, ये अनावेशित होती है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये आप लोगों का ऋणावेशित होती है। इससे मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। तो आणविक सिद्धांत के अनुसार हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, जो कि इस कंटेंट के हिसाब से होता है। क्लियर। अब गैसों के व्यवहार को देखते हैं, बिहेवियर अब गैसेस। गैसों का व्यवहार किस तरीके से होता है, गैसें हमारे प्रकृति में किस तरीके से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के पास किस तरीके से हमारे पास आते हैं, इनके लेवल हम लोग इस चीज को देखते हैं कि गैसों का व्यवहार किस स्टेप में होता है। इसको स्टेप वाइज स्टेप हम लोग इस चीज को जानते हैं कि प्रकृति के बेस पे गैस का व्यवहार किस तरीके से होता है, गैसों का व्यवहार को हम लोग किस तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग यहाँ से जानते हैं गैसों के व्यवहार के बारे में। हम लोग किसके बारे में जानते हैं, गैसों के व्यवहार के बारे में, कि गैसों के व्यवहार किस तरीके से होता है भाई। ठीक है, गैसों का व्यवहार, गैसों का व्यवहार की स्थिति में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। चलिए अब गैसों के व्यवहार की स्थिति में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, गैसों का व्यवहार किस स्टेप में होता है, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो गैसों का व्यवहार को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, गैसों का व्यवहार के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, गैसों का व्यवहार किस तरीके से होता है। क्लियर। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी पदार्थ को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब किसी पदार्थ को क्या किया जाता है भाई, गर्म किया जाता है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी पदार्थ को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है भाई। जब किसी पदार्थ को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, कोई भी पदार्थ होती है भाई, कोई भी पदार्थ होती है जिसको क्या किया जाता है, गर्म। कोई भी पदार्थ है जिसको क्या किया जाता है, गर्म। कोई भी पदार्थ होती है जिसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। कोई भी पदार्थ होती है जिसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ होती है जिसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसमें प्रसार होता है। तो उसमें किस प्रकार का, इस तरीके से प्रसार होता जाता है भाई। उसमें हमारे पास इस तरीके से क्या होते जाता है, प्रसार होते जाता है। इस तरीके से उसमें क्या होते जाता है, प्रसार। उसमें क्या होते जाएगा, प्रसार होते जाएगा भाई। ठीक है, उसमें क्या होते जाएगा, प्रसार। क्लियर। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। जब किसी पदार्थ को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है भाई। तो जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। ठोस तथा द्रव में इस प्रसार से दाब में परिवर्तन तो नगण्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि भाई जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। ठोस तथा द्रव में इस प्रसार से दाब में परिवर्तन तो नगण्य होता है। क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ को बताया जा रहा है, तो उसमें यहाँ पर क्या होता है, प्रसार होता है।
तो उसमें यहाँ पर क्या होता है भाई, प्रसार होता है। इस चीज़ को बताया गया है, देखिए यहाँ पर उसमें क्या होता है, प्रसार होता है ठोस तथा द्रव में, ठोस तथा द्रव में। यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, ठोस तथा द्रव में इस प्रसार से दाब में परिवर्तन तो नगण्य होता है, ठोस तथा द्रव में। क्लियर। यहाँ पर दो तरीके से होता है। पहला हमारे पास क्या आ जाता है भाई, इसको हम लोग ठोस के रूप में मान लेते हैं। पहला किसके रूप में मान लेते हैं, ठोस के रूप में मान लेते हैं, और दूसरा किसके रूप में मान लेते हैं, द्रव के रूप में। दूसरा मान लेते हैं हम लोग किसके रूप में, द्रव के रूप में मान लेते हैं। एक ठोस के रूप में मान लेते हैं और दूसरा को हम लोग मान लेते हैं द्रव के रूप में। एक ठोस के रूप में मान लेते हैं, एक को हम लोग द्रव के रूप में मान लेते हैं भाई। तो एक ठोस को एक द्रव के रूप में मान लेते हैं, तो आगे का कार्यक्रम किस तरीके से होता है, इस चीज़ को देखते हैं। ठोस तथा द्रव में इस प्रसार से दाब में परिवर्तन तो नगण्य होता है। दाब में तो परिवर्तन क्या होता है, नगण्य होता है। यहाँ से देखिए, प्रसार से दाब में परिवर्तन तो नगण्य होता है। यहाँ से इन दोनों चीज़ के लेवल को हम लोग अगर मिलाकर करते हैं यहाँ से, तो इसके बीच में जो आप लोगों के पास परिवर्तन जो होता है भाई, यहाँ से जो आप लोगों के पास परिवर्तन जो होता है किसमें, दाब में। यहाँ से आपके पास जो दाब में जो परिवर्तन होता है, यहाँ से आपके पास जो दाब में क्या होता है, यहाँ से आपके पास जो दाब में क्या होता है भाई, परिवर्तन जो होता है। क्लियर। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी पदार्थ को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। जब किसी पदार्थ को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसमें प्रसार होता है। ठोस तथा द्रव में इस प्रसार से दाब में परिवर्तन तो नगण्य होता है। इसमें दाब में जो परिवर्तन होता है, दाब में जो आप लोगों के क्या होता है, परिवर्तन होता है, वह अत्यंत नगण्य होता है भाई। वह क्या होता है, अत्यंत नगण्य होता है, नगण्य होता है। यहाँ पर इसमें जो परिवर्तन के बेस पे होता है वह क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर ये आप लोगों का नगण्य होता है। ठीक है। तो जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। ठोस तथा द्रव में इस प्रसार से दाब में परिवर्तन तो क्या होता है, नगण्य होता है। परंतु गैसों के ताप में, परंतु गैसों के ताप में, परंतु यहाँ से गैसों के ताप में सूक्ष्म वृद्धि, गैसों के ताप में क्या होता है, सूक्ष्म वृद्धि होती है। यहाँ पर गैसों के ताप में देखिए, अगर यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, गैसों के ताप में, यहाँ से हमारे पास देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, गैसों के ताप में, गैसों के ताप में यहाँ से ना, ठीक है, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ से गैसों के ताप में क्या होती है, सूक्ष्म वृद्धि होती है। गैसों के ताप में क्या होती है, सूक्ष्म वृद्धि होती है। गैसों के ताप में यहाँ से क्या होती है, सूक्ष्म वृद्धि होती है भाई, सूक्ष्म वृद्धि होती है। यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, सूक्ष्म वृद्धि होती है। क्लियर। तो जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। ठोस तथा द्रव में इस प्रसार से दाब में परिवर्तन तो नगण्य होता है, परंतु गैसों के ताप में सूक्ष्म वृद्धि करने पर भी दाब में अधिक परिवर्तन होता है। अब इसमें दाब में क्या होता है, अधिक परिवर्तन हो जाता है भाई। अब इसके कारण जो दाब आएगा यहाँ पर आप लोगों के पास जो दाब आएगा, यहाँ पर जो दाब आएगा, इस दाब में क्या होता है, अधिक परिवर्तन होता है। दाब में अधिक परिवर्तन होता है, दाब में अधिक परिवर्तन, दाब में अधिक परिवर्तन। ठीक है। यहाँ से जो हमारे पास दाब आते हैं भाई, इस दाब में क्या होते हैं, अधिक परिवर्तन। ठीक है, अधिक परिवर्तन होता है। करने पर दाब में, करने पर भी दाब में क्या होता है, अधिक परिवर्तन होता है। करने पर दाब में भी क्या होता है, अधिक परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ आयतन में भी परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ हमारे आयतन में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसके साथ साथ आयतन में भी, इसके साथ साथ आयतन में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ आयतन में भी क्या हो जाएगा भाई, परिवर्तन हो जाएगा। इसके साथ साथ आयतन में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके साथ ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को, वो गैसों के व्यवहार के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखें कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। ठोस तथा द्रव में इस प्रसार से दाब में परिवर्तन तो नगण्य होता है, परंतु गैसों के ताप में सूक्ष्म वृद्धि करने पर भी दाब में अधिक परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ आयतन में भी परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ आयतन में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। ठोस तथा द्रव में इस प्रसार से दाब में परिवर्तन
परंतु नगण्य होता है। परंतु गैसों के ताप में सूक्ष्म वृद्धि करने पर भी दाब में अधिक परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ आयतन में भी क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। तो गैसों के व्यवहार में हम लोग जब गैसों में व्यवहार का बारे में एनालिसिस करते हैं तो जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होने लगता है, या ठोस तथा द्रव के रूप में प्रसार होने लगता है, तो इसमें दाब में परिवर्तन क्या होता है, नगण्य होता है। लेकिन गैसों के ताप में सूक्ष्म वृद्धि होती है तथा इसका सूक्ष्म वृद्धि होने पर दाब में अधिक परिवर्तन होता है, और इसके साथ साथ आयतन में भी क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। क्लियर। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये देखते हैं कि जब ताप को नियत रख देते हैं भाई, जब ताप को हम लोग क्या रख देते हैं, नियत रख देते हैं। जब ताप को हम लोग क्या रख देते हैं, नियत रख देते हैं, तब क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। और जब यहाँ से हम लोग ताप को नियत रख देते हैं, क्लियर, जब ताप को नियत रख कर दाब के साथ, जब ताप को नियत रख करके यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जब ताप को नियत रख देते हैं भाई, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जब ताप को हम लोग क्या कर देते हैं, नियत रख देते हैं। यहाँ से जब ताप को हम लोग क्या कर देते हैं, नियत रख देते हैं, ताप को हम लोग नियत रख देते हैं, ठीक है। इस ताप को हम लोग क्या कर देते हैं भाई, जब नियत रख देते हैं, जब ताप को नियत रख कर दाब के साथ आयतन में परिवर्तन किया जाता है। जब ताप को नियत रख कर दाब के साथ, इसके साथ दाब के साथ, ठीक है, इसके साथ तो दाब के साथ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग दाब के साथ, जब ताप को नियत रख करके दाब के साथ आयतन में परिवर्तन किया जाता है, आयतन में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, आयतन में परिवर्तन किया जाता है, आयतन में क्या किया जाता है भाई, परिवर्तन किया जाता है, आयतन में क्या किया जाता है, यहाँ से परिवर्तन किया जाता है, आयतन में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। ये किसके नियमानुसार आते हैं भाई, तो ये आप लोगों के बॉयल के नियमानुसार आते हैं। ये किसके नियमानुसार आते हैं, तो बॉयल के नियमानुसार आते हैं ये, ठीक है। बॉयल के नियम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ये आप लोगों के बॉयल के नियमानुसार आता है भाई, ठीक है। ये किसके नियमानुसार आता है, तो ये आप लोगों के बॉयल के नियमानुसार आता है। क्लियर। तो जब ताप को नियत रख के हम लोग दाब के साथ करते हैं, जब ताप को नियत रख के ना, इस चीज़ को अच्छे समझिए, जब ताप को नियत रख के दाब के साथ आयतन में परिवर्तन किया जाता है, जब ताप को नियत रख के दाब के साथ आयतन में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तब क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। जब ताप नियत रहता है, ताप नियत के साथ जब उस चीज़ को हम लोग दाब के साथ, जब ताप नियत रहता है तो उसको हम लोग दाब के साथ ना, जब ताप नियत रहता है तो उसको दाब के साथ आयतन में परिवर्तन किया जाता है, आयतन में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, बॉयल का नियम बोलते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, बॉयल का नियम बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ से ये बोलते हैं, बॉयल का नियम के अनुसार से जानते हैं। जब ताप को नियत रख कर दाब के साथ, जब ताप को नियत रख के दाब के साथ आयतन में परिवर्तन किया जाता है, वो किसके नियमानुसार आता है, तो आप लोगों के बॉयल के नियमानुसार आता है, ठीक है। ये तो आप लोगों का फर्स्ट कंटेंट के हिसाब से हो गया, ये आप लोगों के फर्स्ट कंटेंट के हिसाब से हो गया। अब सेकेंड में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जब सेकेंड में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जब सेकेंड में दाब को नियत रख के, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दाब को नियत रख के, दाब को हम लोग नियत रख देते हैं भाई। अब देखिए यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से दाब को नियत रख देते हैं। अब दूसरा कंटेंट में क्या कर लेते हैं, अब दाब को हम लोग यहाँ से नियत रख देते हैं, ठीक है। दाब को हम लोग क्या कर लेते हैं, नियत रख देते हैं, क्लियर। अब दाब को हम लोग क्या कर लेते हैं, नियत रख देते हैं, और ताप के साथ, अब यहाँ से हम लोग ताप के साथ करते हैं, ताप के साथ करते हैं। देखिए इसको अल्टरनेट चेंज कर दिए हम लोग, इसको क्या कर लिए, अल्टरनेट चेंज कर दिए। ताप के जगह दाब आ गया और दाब के जगह ताप आ गया, और आयतन आप लोगों का सेम जिसके स्थान में है उसी के स्थान में है आप लोग साथ। आयतन आप लोगों का एज इट इज़ है, आयतन आप लोगों का क्या है भाई, एज इट इज़ है, जिसके स्थान है उसके स्थान पे, इसलिए आयतन में नो चेंज, आयतन में परिवर्तन करते हैं। आयतन में यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। आयतन में क्या करते हैं भाई, यहाँ से हम लोग परिवर्तन करते हैं। आयतन में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो यह चार्ल्स का नियम के अनुसार आता है। यह किसके नियम के अनुसार आता है, इसको हम लोग चार्ल्स का नियम कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का किसके अनुसार आता है, चार्ल्स का नियम के अनुसार आता है। ये आप लोगों का
चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग में आता है। ये आप लोगों का किसके नियम के अकॉर्डिंग में आता है? तो ये आप लोगों के चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग में आता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखें कि जब ताप को नियत रख के दाब के साथ, जब ताप को नियत रख के दाब के साथ आयतन में परिवर्तन किया गया तो इसको बॉयल का नियम कहते हैं। जब ताप को नियत रख के दाब के साथ, जब ताप को नियत रख के दाब के साथ आयतन में परिवर्तन किया गया तो ये बॉयल के नियमानुसार आ गया। और जब दाब को नियत रख के ताप के साथ आयतन में परिवर्तन किया गया तो ये चार्ल्स के नियमानुसार आ गया। अब तीसरा चीज़ को देखते हैं भाई। अब तीसरा चीज़ हमारे पास ये आता है, तीसरा चीज़ हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तीसरा चीज़ में आता है जब आयतन को नियत रख के, जब आयतन को नियत रख के ना, अब यहाँ से देखो, जब आयतन को नियत रखते हैं यहाँ से हम लोग, जब आयतन को यहाँ से हम लोग क्या रखते हैं, नियत। अब आयतन को नियत रखते हैं, आयतन को नियत रखते हैं तो ताप के साथ करते हैं। अब आयतन को नियत रख के किसके साथ करते हैं, ताप के साथ करते हैं। आयतन को नियत रख के हम लोग किसके साथ करते हैं, फिर से ताप के साथ करते हैं। आयतन को नियत रख के हम लोग किसके साथ करते हैं, ताप के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, तो ताप के साथ करते हैं। ठीक है, यहाँ से ताप को चेंज नहीं करते हैं, सेम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ताप चेंज नहीं हो रहा है। ताप के साथ करते हैं भाई, ताप के साथ करते हैं, यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जब आयतन को नियत लेकर के ताप के साथ करते हैं तो दाब में परिवर्तन होता है। तो किस में परिवर्तन होता है, तो दाब में परिवर्तन होता है। तो किस में परिवर्तन होता है बोलने से, दाब में परिवर्तन होता है, दाब में परिवर्तन होता है। ये हो जाएगा आप लोगों के दाब में परिवर्तन, ये हो जाएगा आप लोगों के दाब में परिवर्तन, ये हो जाएगा आप लोगों के दाब में परिवर्तन। तो ये किसके अनुसार आ जाएगा, ये भी चार्ल्स के नियमानुसार आ जाएगा। ये भी किसके नियमानुसार आ जाएगा, तो ये भी चार्ल्स के नियमानुसार आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों के चार्ल्स के नियमानुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए, जब ताप और दाब है तो आयतन में परिवर्तन होगा बॉयल के नियमानुसार, और जब दाब और ताप है तो फिर भी आयतन में परिवर्तन होगा चार्ल्स के नियमानुसार। लेकिन जब आयतन नियत रहेगा ताप के साथ तब दाब में परिवर्तन होगा चार्ल्स के नियमानुसार। तो ताप नियत है, क्या नियत है, ताप नियत है। अगर ताप नियत है किसके साथ, दाब के साथ। अगर ताप नियत है दाब के साथ तो आयतन में परिवर्तन होगा बॉयल के नियमानुसार। ताप नियत है किसके साथ, दाब के साथ। ताप क्या है, नियत है किसके साथ, दाब के साथ। तो किसमें परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन होगा। आयतन में परिवर्तन कब होगा, जब ताप नियत है दाब के साथ, तब आयतन में परिवर्तन होगा किसके नियमानुसार, बॉयल के नियमानुसार। और जब दाब नियत है, जब दाब नियत है किसके, जब दाब नियत है किसके साथ, ताप के साथ, तो आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा किसके नियमानुसार, चार्ल्स के नियमानुसार। ठीक है, तो ताप नियत है दाब के साथ तो आयतन में परिवर्तन होगा बॉयल के नियमानुसार। और जब दाब नियत है, और जब दाब नियत है ताप के साथ तो आयतन में परिवर्तन होगा चार्ल्स के नियमानुसार। और जब आयतन नियत है ताप के साथ तो दाब में परिवर्तन होगा चार्ल्स के नियमानुसार। ठीक है, तो ताप नियत दाब के साथ तो आयतन में परिवर्तन बॉयल के नियमानुसार। और जब दाब नियत है ताप के साथ तो आयतन में परिवर्तन चार्ल्स के नियमानुसार। जब आयतन नियत है ताप के साथ तो दाब में परिवर्तन चार्ल्स के नियमानुसार। दाब में परिवर्तन कब होगा, जब आयतन नियत रहेगा ताप के साथ तब दाब में परिवर्तन होगा, ये चार्ल्स के नियमानुसार हो जाएगा। और जब ताप नियत रहेगा दाब के साथ तो आयतन में परिवर्तन होगा बॉयल के नियमानुसार। और जब आपका दाब नियत रहेगा ताप के साथ तो आयतन में परिवर्तन होगा चार्ल्स के नियमानुसार। तो यहाँ पर देखिए, जब ताप को हम लोग इस चीज को लेकर के देखते हैं भाई, जब ताप को हम लोग इस चीज को लेकर के देखते हैं, किसको लेकर के देखते हैं, जब ताप को लेकर के देखते हैं कि ताप को नियत रखकर दाब के साथ आयतन में परिवर्तन किया जाता है। आयतन में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो ताप को नियत रखकर दाब के साथ आयतन में परिवर्तन किया जाता है बॉयल के नियमानुसार। और दाब को नियत रखकर ताप के साथ आयतन में परिवर्तन किया जाता है चार्ल्स के नियमानुसार। तो आयतन को नियत रखकर ताप के साथ हम लोग परिवर्तन करेंगे दाब के अनुसार, ये भी चार्ल्स के नियमानुसार होगा, ये भी चार्ल्स के नियमानुसार होगा। और पहला वाला जो होगा वो आप लोगों के बॉयल के नियमानुसार हो जाएगा। तो ताप को नियत रखेंगे दाब के साथ तो आयतन में परिवर्तन, दाब को नियत रखेंगे ताप के साथ तो आयतन में परिवर्तन, और आयतन को नियत रखेंगे ताप के साथ तो दाब में परिवर्तन होगा। तो ताप को नियत रखते हैं दाब के साथ तो आयतन में परिवर्तन, दाब को नियत रखते हैं ताप के साथ तो आयतन में परिवर्तन, और आयतन को नियत रखते हैं तो ताप के साथ दाब में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं।
बॉयल का नियम को देखते हैं भाई। बॉयल का नियम क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। बॉयल्स लॉ को देखते हैं। बॉयल्स का नियम क्या होता है, इस चीज़ को जानते हैं। सन 1661 की बात है। सन 1661 में बॉयल ने ही अणुगति गैसों में अणुगति का सिद्धांत क्या किया गया था, प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, प्रतिपादन किया था। तो बॉयल ने यहाँ पर अणुगति का सिद्धांत का नियम प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, प्रतिपादन दिया था। तो बॉयल के नियमानुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जब किसी गैस का ताप जब किसी गैस का ताप यहाँ पर दिया गया है, देखिए, जब किसी गैस का ताप कोई भी गैस है भाई, कोई भी क्या है, गैस है, कोई भी गैस है और उसका ताप कोई भी क्या है, गैस है, उसका ताप, कोई भी गैस है उसका ताप नियत रख करके, क्या रख करके, नियत रख करके, उसका ताप को क्या रख करके भाई, नियत रख करके, उसके ताप को हम लोग नियत रख देते हैं। ठीक है, कोई भी गैस है जिसके ताप को नियत रख देते हैं, जिसके ताप को क्या रख देते हैं, नियत रख देते हैं, और क्या करते हैं, दाब में परिवर्तन करते हैं। अब क्या करते हैं, दाब में परिवर्तन करते हैं। अब दाब में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। दाब में परिवर्तन किया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो उसके आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसके आयतन में क्या हो जाता है भाई, तो उसके आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसके आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्लियर। तो इस चीज़ के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, एक कंडीशन के हिसाब से। क्लियर, एक कंडीशन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो एक ही हिसाब से आप लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं कि यदि गैस, जब किसी गैस का ताप नियत रखकर उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी गैस का ताप नियत रखकर उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी गैस का ताप नियत रखकर, जब किसी गैस का ताप नियत रखकर, जब किसी गैस का ताप नियत रखकर उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है, उसके दाब में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। जब किसी गैस का ताप नियत रखकर उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है, किस में परिवर्तन किया जाता है, उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पर बार बार रिपीट मोड में बोला जा रहा है कि जब किसी गैस का ताप नियत रखकर उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है, उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी गैस का ताप नियत रखकर, जब किसी गैस का ताप नियत रखकर, जब किसी गैस का ताप नियत रखकर, जब किसी गैस का ताप नियत रखकर ना, जब किसी गैस का ताप नियत रखकर उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो उसके आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जब किसी गैस का ताप नियत रखकर दाब में परिवर्तन किया जाता है तो उसका आयतन में परिवर्तन हो जाता है। उसके आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसके आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है भाई। उसके आयतन में क्या हो जाता है, तो उसके आयतन में यहाँ से क्या हो जाता है भाई, तो उसके आयतन में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो जब किसी गैस का ताप नियत रखकर उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है तो उसके आयतन में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसके आयतन में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसके आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। तो उसके आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। सन 1960 में बॉयल नमक ने, सन 1916 की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, सन 1916 की बात करते हैं भाई। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं, सन 1916 की बात करते हैं। अब 1916 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 1916 की बात करते हैं। 1916 की बात है। 1916 में जब आपका बॉयल ने, 1916 में जब बॉयल नामक वैज्ञानिक ने 1916 के बेस पे, किसने, बॉयल नामक वैज्ञानिक ने इस घटना का अध्ययन कर भाई, इस घटना का क्या करके, अध्ययन करके, इस घटना का क्या कर रहा है भाई, अध्ययन कर रहा है। इस घटना का आप लोगों के पास अध्ययन, गहन अध्ययन जिसको बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, गहन अध्ययन। तो इस चीज़ को यहाँ से आप लोग इस चीज़ कंटेंट के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं। क्लियर। सन 1960 में बॉयल नामक वैज्ञानिक ने, सन 1960 में बॉयल नामक वैज्ञानिक ने इस घटना का अध्ययन कर
इस घटना का अध्ययन कर एक नियम प्रतिपादित किया। एक नियम क्या किया गया? प्रतिपादित किया गया। एक नियम क्या किया गया? प्रतिपादित किया, जिसे उन्हीं के नियम के नाम क्या रखा गया? उन्हीं के नियम के नाम पर बॉयल का नियम रखा गया। क्या रखा गया? उन्हीं के नाम पर यहाँ पर बॉयल का नियम रखा गया। क्या रखा गया? बॉयल का, ठीक है, बॉयल का नियम रखा गया। बॉयल का नियम रखा गया। किसका नियम रखा गया भाई? तो बॉयल का नियम रखा गया। क्लियर? तो जब किसी गैस का ताप नियत रखकर उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो उसके आयतन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जब गैस का ताप हम लोग क्या रखते हैं? नियत रखते हैं, तो उसके दाब में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जब किसी गैस का ताप नियत रखकर उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। सन 1960 में बॉयल नामक वैज्ञानिक ने इस घटना का अध्ययन कर एक नियम प्रतिपादित किया गया। इस घटना का अध्ययन कर एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे उन्हीं के नाम पर बॉयल का नियम कहा गया। जिसे उन्हीं के अनुसार बॉयल का क्या कहा गया? नियम कहा गया। जिसके उन्हीं के अनुसार बॉयल का क्या कहा गया? नियम कहा गया। बॉयल का क्या कहा गया भाई? तो बॉयल का नियम कहा गया। बॉयल का क्या कहा गया? तो नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार या इस नियमानुसार ये है भाई, इस नियमानुसार ये है। क्या है? इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। क्या है? तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। क्या है? देखिए, जब किसी गैस का ताप नियत रखकर उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी गैस का ताप नियत रख के ना, जब किसी गैस का ताप नियत रखकर उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी गैस का ताप नियत रखकर उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो उसके आयतन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। सन 1960 में बॉयल नामक वैज्ञानिक ने इस घटना का अध्ययन कर एक नियम प्रतिपादित किया। इस घटना का अध्ययन करके एक नियम का प्रतिपादित किया, जिसे उन्हीं के नियम के नाम पर क्या रखा गया? बॉयल का नियम रखा गया। ठीक है, बॉयल का क्या रखा गया? नियम रखा। बॉयल मतलब बॉईल करो, उबालो बोलते हैं। बॉईल करो, उबालो मतलब गर्म करो, उबलते रहो। बॉयल का नियम, ताप गैस उबलेगा, इस तरीके से वाष्प बन के ऊपर उठेगा। जैसे कि बर्फ क्या रहता है? ठोस के रूप में रहता है। जल आप लोगों के द्रव के रूप में रहता है, लेकिन वही वाष्प बन के उड़ जाता है तो वहाँ गैस के रूप में हो जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है कि जब किसी गैस का ताप नियत रख करके जब किसी गैस का ताप नियत रख करके दाब में परिवर्तन किया जाता है तो आयतन में भी परिवर्तन होता है। सन 1960 में बॉयल नामक वैज्ञानिकों ने इस घटना का अध्ययन किया, जिसे उन्हीं के नियम के नाम पर बॉयल का नियम रखा गया। इस नियमानुसार यह है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, स्थिर ताप पर किसी गैस के, यहाँ पर देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, स्थिर ताप पर किसी गैस के, स्थिर ताप पर ना, स्थिर ताप पर किसी गैस के, स्थिर ताप पर किसी गैस के, क्लियर, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, 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 आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके दाब के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके दाब के क्या होती है भाई? तो उसके दाब के यहाँ पर क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके दाब के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, दूसरे का बढ़ेगा तो पहले का घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती इस तरीके से देखिए। तो 1960 में बॉयल ने इस घटना पर अध्ययन किया, जिसे उसी के नाम पर बॉयल का नियम रखा गया। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके दाब के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसे बॉयल का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बॉयल का नियम कहा जाता है। तो जब किसी गैस का ताप
नियत रख कर, जब किसी गैस का ताप क्या रख कर, नियत रख करके, जब किसी गैस का ताप नियत रख कर उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी गैस का ताप नियत रख कर उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, तो उसके आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। सन 1960 में बॉयल नामक वैज्ञानिक ने इस घटना का अध्ययन कर एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे उन्हीं के नियम के नाम पर बॉयल का नियम रखा गया था। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके दाब के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। निश्चित द्रव्यमान का आयतन, निश्चित द्रव्यमान का आयतन, निश्चित द्रव्यमान का आयतन, निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के, निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, स्थिर ताप पर किसी गैस के, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान उसके आयतन के, उसके आयतन, द्रव्यमान का आयतन निश्चित ताप पर किसी गैस के, निश्चित स्थिर ताप पर, निश्चित बोलता हूं, ठीक है, स्थिर ताप पर ना, स्थिर ताप पर किसी गैस के ना, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके दाब की क्या होती है, बोलने से व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको हम लोग किसका नियम बोलते हैं, बॉयल का नियम बोलते हैं। इसको हम लोग किसका नियम बोलते हैं, तो बॉयल का नियम बोलते हैं। तो बॉयल का नियम आप लोग पूछा जाएगा तो आप लोग लिखोगे कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान उसके आयतन, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला आप लोगों का घटेगा भाई, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के बेस पे देख लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि बॉयल का नियम क्या होता है, बॉयल का नियम क्या होता है, अणुगति का सिद्धांत क्या होता है, इसकी प्रवस्थाएं क्या होती है। इसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से फिनिश करते हैं। इसके आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं।